नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते के कुछ खास चुनिंदा क्रिप्टो स्पेस की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते के मार्केट को के साथ। ये हफ्ता अच्छा रहा ओवरऑल मार्केट के लिए। आपको अगर याद होगा तो हम पिछले कुछ हफ्तों से जब भी हमने मार्केट रिकैप किया है उसमें ज़्यादातर लाल ही हमें टोकन नज़र आए हैं, पर इस बार ये सारे हरे में नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे थोड़ा सा एक खबर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट बेसिकली बात ये थी कि एक फॉल्स न्यूज़ के कारण बिटकॉइन में एक जोरदार उछाल और फिर गिरावट आई। बट आश्चर्य की बात यह है कि बिटकॉइन का प्राइस फिर से ऊपर चला गया। तो ये देखकर बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी अब हरे में नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे कॉइन्स अगर आप देख रहे हैं, जैसे इसमें मैं इथीरियम देख सकते हैं जो खुद 4.5% लगभग 5% के करीब बढ़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल मार्केट रहा है पिछले हफ्ते। अब आगे की पहली खबर पे हम देखते बात करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक फेक न्यूज़, एक गलत खबर कॉइन टेलीग्राफ के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के किसी इंटर्न ने या किसी एम्प्लॉय ने गलती से एक फेक न्यूज़, एक गलत न्यूज़ जो उन्होंने वेरीफाई नहीं की, जिसके सोर्सेज, वो ट्विटर पे पोस्ट कर दी। और वो न्यूज़ ये थी कि ईटीएफ, बिटकॉइन का ईटीएफ, स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया। आई शेयर्स का बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है। ब्लैक रॉक के आई शेयर्स का स्पॉट ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। बट ये एक गलत खबर है और कुछ ही समय बाद उनको ये अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। इस छोटे से ही टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली 30,000 के ऊपर तक पहुंच गया था। बड़ी खबर थी पिछले हफ्ते की, इसकी वजह से काफी लोगों ने के शॉर्ट्स टर्मिनेट हो गए, लिक्विडेट हो गए। तो काफी लोगों का पैसा इसमें घुस गया। तो ये थोड़ी हास्यात्मक बात भी है कि इन्होंने किस तरह से बिना वेरीफाई किए ये खबर पोस्ट कर दी। हालांकि गलती से की होगी, आई एम श्योर। बट ये देख सकते हैं कि आप क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर थोड़ी सी डिफरेंट है। सीबीडीसीज हालांकि आजकल न्यूज़ में नहीं रहते, इसलिए मैंने इस खबर को यहाँ पे सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। ऑस्ट्रेलिया भी अब सीबीडीसी पे काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग सीबीडीसीज एज द फ्यूचर ऑफ मनी। तो देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया भर के सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीरे धीरे करके सीबीडीसीज अपना निकालेंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पे सीबीडीसी या ब्लॉकचेन बोलें या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोल लें, कि जिस पे ये सीबीडीसी काम करेगा, जिस टेक्नोलॉजी पे, उस टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं, है ना। सबसे बड़ा फायदा जो सेंट्रल बैंक को है कि वो जो फिजिकल मनी, जो आप कैश या नोट जो आपस में शेयर करते हैं, उसको कम कर सकता है सर्कुलेशन में। और इससे क्या होगा कि उनकी जो खर्चा है, वो फिजिकल नोट को प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, वो खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है सेंट्रल बैंक के लिए, तो वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक सीबीडीसीज पे काम करना शुरू कर रहे हैं। बट ये, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपको कहीं से जानकारी मिले कि दुनिया भर में क्या हो रहा है सीबीडीसीज को लेकर, तो एक बड़ी बढ़िया सी वेबसाइट है cbdctracker.org, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक करेंसीज का प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस क्या है।
तो कुछ जगह पे लॉन्च हुआ, एक ही जगह पे लॉन्च हुआ है अभी तक मेरे हिसाब से, और कोई नज़र नहीं आ रहा। और वो है नाइजीरिया, जो कि ई नेरा के नाम से सीबीडीसी है। ये भी खबर में था, नाइजीरिया कुछ महीनों पहले। और बहुत सारी जगह पे पायलट हो रहा है, एक जगह इंडिया भी है जैसे आप जानते हैं डिजिटल रुपी के बारे में। और कई जगह पे अभी भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मतलब अभी वो रिसर्च फेज से आगे बढ़ के अब उसको टेस्ट करके ट्राई करना चाहते हैं, एक छोटे से लिमिटेड दायरे में, और देखना चाहते हैं कि वो काम कैसे करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा वेबसाइट है जो कि आप जाके इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी खबर थी। अ, अमूमन क्रिप्टो की दुनिया में हम डीफाई की बात करते हैं, या डीपिन की बात करते हैं, या डीसो की बात करते हैं, या डीएआई की बात करते हैं। पर डी साई, या साई मतलब साइंस है यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज साइंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये खबर यहाँ पे सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज साइंस की वैसे भी खबरें बहुत कम आती हैं। डिसेंट्रलाइज साइंस का मतलब भी यही है, जैसे आप देख सकते हैं, ये खबर पढ़ के आपको अनुभव हो, अंदाजा हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइज साइंस का एक जो मेन जो यूज केस है वो ये है कि फंडिंग जुटाना। ठीक है, साइंस में जो रिसर्च होती है वो उसमें बहुत पैसा लगता है, और उसके लिए कुछ सेंट्रलाइज्ड बैंक्स या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस पे निर्भर रहना का एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड साइंस का एक यूज केस है कि वो फंडिंग को अच्छे 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 प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटा पाए। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है कैंसर रिसर्च के लिए, जिसमें वीटा डाउ करके एक डाउ है, जिनकी कम्युनिटी ने उनकी जो अर्ली स्टेज कैंसर रिसर्च है उसको फंड करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये एक कंपनी है मैट्रिक्स बायो साइंसेस, जो ये रिसर्च कर रही है, और उसकी इस रिसर्च को वीटा डाउ फंड करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और अगर आप डिसेंट्रलाइज साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, शुरुआत में अगर आप देखें तो ये मिसारे की एक रिपोर्ट है, जो कि एक एक्चुअली पेड रिपोर्ट है, बट उनके जो एक्स अकाउंट पे जो उन्होंने स्नैपशॉट्स भेजे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये अप्रैल इसी साल की रिपोर्ट है उनकी। तो अगर आप डीसाई प्रोजेक्ट्स देखें या डिसेंट्रलाइज साइंस के प्रोजेक्ट्स देखें, तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनके फंडिंग में है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा यूज केस है उनको, जैसे कि हमने अभी देखा कि रिसर्च करने के लिए हमको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट्स को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो फंडिंग जो सबसे बड़ा यूज केस है। और बाकी कुछ और यूज केसेस हैं। तो ये एक अच्छा वेबसाइट है। और अगर आप इकोसिस्टम देखना चाहते हैं, अच्छा ये सीधा रिपोर्ट पे ही जा रहा है, तो खैर एनीवे, आप ये देख सकते हैं कि फंडिंग इतना बड़ा चंक है, फिर रिसर्च है, फिर कुछ डेटा एनालिसिस हो सकता है, डेटा मैनेजमेंट है, उसके ऊपर है। तो डीसाई भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पेस है। तो ये खबर एक इंटरेस्टिंग खबर जो कि मैंने सोचा इस बार आपके साथ शेयर की जाए। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो हैक्स और इलिसिट और इलीगल एक्टिविटीज़ को लेकर। और पिछले हफ्ते मैंने ये बोला था कि ये खबरें अब आपको और से ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएंगी, और वही हो रहा है अभी तक। तो खैर इस हफ्ते भी हमारे पास दो खबरें हैं मेरे ख्याल से, जिसपे इलीगल एक्टिविटीज़ को किसी तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किसी वॉलेट एड्रेसेस पे या किसी एप्लीकेशंस पे सैंक्शंस लगे हैं। तो ये खबर जो है, उन्होंने जो इसराइल है, इसराइल ने लगभग 100 बाइनेंस के वॉलेट एड्रेसेस को हमास के साथ लिंक होने के कारण ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो सस्पेक्टेड लिंक्स टू हमास हैव बीन क्लोज्ड, बंद कर दिया है सीधा। तो चूंकि ये बाइनेंस पे है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, ये अकाउंट बाइनेंस के कंट्रोल में है, तो उन्होंने बंद भी कर दिया है। और साथ ही साथ इजरायली अथॉरिटीज ने अलग 200 कुछ अकाउंट्स पे इंफॉर्मेशन जानकारी मांगी है एक्सचेंज से। तो टेदर ने भी
जो USDT स्टेबल कॉइन का इशूअर है, उन्होंने भी 32 एड्रेसेस को फ्रीज कर दिया है, जिसमें कि इतना पैसा था, क्योंकि उसमें इसराइल और या फिर यूक्रेन के कुछ इलीगल एक्टिविटीज के लिंक्स पाए गए हैं। तो ये हम बहुत, ये कोई नई बात नहीं है, और ये और होंगे जैसे कि जैसे आप एक दरवाजा बंद करेंगे इलीगल प्लेयर्स के लिए, दूसरा दरवाजा वो लोग खोलेंगे। अभी वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, कल को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जाएंगे, ठीक है, तो ओफैक फिर वहां भागेगा। तो ये चूहा बिल्ली का खेल जो है ये चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी अच्छी खबर इंडिया के लिए, एवलांच के प्रोजेक्ट के पीछे जो टीम है एवा लैब्स, वो अब इंडिया में नई हायरिंग कर रही है। वो इंडिया में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, और इसके लिए उन लोगों ने पॉलीगॉन और OKX से कुछ एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया, पोच किया है एक्चुअली। तो वहां से उनको खींच लिया है, अपनी कंपनी में काम करने के लिए उनको ऑफर दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो देविका मित्तल और कामकाशी अर्जुन ने एवा लैब्स ज्वाइन किया है एज हेड ऑफ इंडिया एंड बिजनेस डेवलपमेंट लीड। तो ये अब ओवरसी करेंगे इंडिया मार्केट को, और एवलांच की ग्रोथ किस तरह से होती है इंडिया में, उसके ऊपर अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि अब एवलांच क्या इंडिया में ग्रो कर पाता है। अगर उनसे पूछा गया कि वो कौन से ऐसे यूज केसेस हैं जिसमें वो फोकस रख रहे हैं, तो उसमें है टिकटिंग, सर्टिफिकेशन, सप्लाई चेन और कुछ और अदर सेक्टर्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, टिकटिंग बात हो रही है यहाँ पे, तो देखते हैं वो क्या चीज़ करना चाहते हैं इसमें। तो ये भी एक अच्छी खबर इंडिया के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये दूसरी खबर, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे पास दो खबरें हैं। ये दूसरी खबर है, ओफैक ने सैंक्शन किया है गाजा बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, जो कि हमास से लिंक बताया जा रहा है। तो गाजा में दो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, कैश मनी और मनी ट्रांसफर ग्रुप, जिनको सैंक्शन कर दिया गया है ओफैक के द्वारा। अब ये लोग बिटकॉइन ट्रांसफर, फैसिलिटेटेड ट्रांसफर टू अदर टेररिस्ट ग्रुप्स ऑल्सो। तो ये लोग हेल्प कर रहे थे टेररिस्ट ग्रुप्स को, जैसे कि हमास और अलकायदा को, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या ट्रांसफर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबल कॉइन, ये एक इंटरेस्टिंग खबर हमने थोड़ी बहुत, ये थोड़ी अलग खबर है। टैप रूट जो बिटकॉइन के ऊपर एक अपग्रेड है, उनका एक नया वर्जन निकला है। अब उस वर्जन में अब स्टेबल कॉइन और कमोडिटीज को टोकनाइज भी किया जा सकता है बिटकॉइन पे, ठीक है। तो उनका टैपरूट की टीम का कहना यह है कि वो बिटकॉइन को एक मल्टी एसेट नेटवर्क के रूप में देखना चाहते हैं। बेसिकली एक तरीके से वो एथीरियम की तरह बनना चाहते हैं। और देखने की बात ये होगी कि बिटकॉइन के जो लोग हैं, जो कि इस, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि दो ग्रुप से बटे हुए हैं, कि कुछ जो लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे अभी है, और कुछ लोग जो जिसमें कि टैप रूट वाले भी हैं, वो ये चाहते हैं कि बिटकॉइन में और इनोवेशन और नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, देखना पड़ेगा ये एक्चुअली में आगे जाके कितना बढ़ पाता है। चलिए आगे की खबर। अच्छा, हम इंडिया में क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं, बट ये खबर कनाडा की है, जिसमें कि एक सर्वे पाया गया कि 3 में से 1 क्रिप्टो यूजर्स स्कैम या हैक का शिकार बन चुके हैं, बने हुए हैं अभी तक। तो ये बहुत बड़ा एक परसेंटेज है, 1/3, मतलब 33% के करीब लोग क्रिप्टो जो इस्तेमाल करते हैं वो स्कैम्स का शिकार बन चुके हैं। और टोटल जो राशि अभी तक चुराई जा चुकी है वो काफ़ी बड़ी है, 22.5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की। तो क्रिप्टो स्कैम्स
हर जगह हो रहे हैं, हर जगह होते हैं, और एक ये बहुत बड़ा दूसरा उदाहरण है। ओके, आखिरी खबर जो है इस हफ्ते की वो ये है कि अकाउंटिंग फर्म है एक, जो जिनकी ये रिपोर्ट आई है। अगर आपको याद है पिछले साल, सॉरी, जब एफटीएक्स और जितने भी सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बंद होने के कगार बंद हो गए, तो बहुत बड़ा एक वॉइस उठा था कम्युनिटी की तरफ से, क्रिप्टो यूजर्स की कम्युनिटी की तरफ से, कि भाई आप अपने जो रिजर्व्स हैं उनको ब्लॉकचेन पे पब्लिकली डालें, सो दैट लोगों को पता रहे हर समय कि आपके पास एक्चुअली में रिजर्व्स हैं कितने। ठीक है, और फिर ये दूसरी खबर ये उठ के आई थी कि भाई रिजर्व्स तो ठीक है, पर आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी तो आप बताएं, कि आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो क्या कवर हो पा रही हैं इन रिजर्व से, या आपकी लायबिलिटीज ज़्यादा हैं रिजर्व से। तो ये एक जो जानकारी थी वो भी ऐड की गई। इन ये जो दो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लायबिलिटीज है वो पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप सब चीज़ जो है मिडिल ट्रस्ट मिनिमाइजेशन के नाम पे आप मिडिलमैन सब जगह नहीं हटा सकते। आपको बीच में अकाउंटिंग फर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी जो ये चीज़ वेरीफाई कर सकें कि लायबिलिटीज वाकई में इतनी है और एसेट्स कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उन्होंने इसको बोला है कि प्रूफ ऑफ, उन्होंने कुछ और नाम दिया है, उन्होंने बोला है नो योर एसेट्स अप्रोच। तो ये एक एक और अच्छी खबर है बेसिकली, कि जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो भी बाहर निकल के आ रही हैं, कह रही हैं कि हम जो क्रिप्टो स्पेस में जो परेशानियां हैं उसको समझते हैं, और हम ये एक सुझाव रख रहे हैं कि इस तरह से आपको चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम कुछ अपने टॉप के वो देखें सेंट्रलाइज एक्सचेंज इंडिया में, जैसे वजीर एक्स, तो उनके प्रूफ ऑफ एक्सचेंजेस हमारे को यहाँ मिल जाते हैं कॉइन गब्बर पे। बट अगेन जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें लायबिलिटीज के बारे में कोई मतलब नहीं है कि भैया ओके ये तो एसेट हो गए उनके, पर उनके उनकी लायबिलिटीज कितनी है, वो कहाँ है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा सेम चीज़ जो कॉइन डीसीएक्स है उसका भी यही हाल है। तो लायबिलिटीज पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लायबिलिटीज ऑन चेन नहीं होती हैं, कुछ हो सकती हैं कुछ नहीं हो सकती हैं। उसके लिए आपको ज़मीन पे रहकर उनके बुक स्टडी करके, यू नीड फिजिकल इंटरवेंशन, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इनका कहने का मतलब यही है। चलिए, इस हफ्ते की सारी खबरें ख़त्म हो गई हैं, और आशा करता हूँ आपको ये वीकली रिकैप पसंद आया होगा। और अगले हफ्ते के लिए आप सबसे नमस्कार।